नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पिछली क्लासों में थर्ड पेपर का अध्ययन कर लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, उसकी 4 यूनिटें कंप्लीट कर ली है, अपना पेपर कंप्लीट हो गया है। आज हम पेपर नंबर 2 की बात करेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पेपर 2 है अपना मैथमेटिकल फिजिक्स, पेपर 2 मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी अपने मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो वही 33 मार्क्स का पेपर है। आपको इस 33 मार्क्स पर ही फोकस करना है, ये अपने को गेन करने हैं। किसी भी प्रकार से अपना एक भी नंबर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए या अपने को नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। अपने को कंप्लीट मैटर अपने को आना चाहिए। तो ये है अपना पेपर 2 है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसकी यूनिट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। यूनिट है फर्स्ट यूनिट है अपने कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज तक आपने जो भी सिस्टम पढ़े हैं वो कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़े हैं, उन्हीं में हमने बेलनी निर्देश तंत्र भी पढ़ा है और गोलीय निर्देश तंत्र भी पढ़ा है। हम देख रहे हैं कर्वलीनियर वक्र रेखी निर्देश तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वक्र रेखी का मतलब होता है जिसकी रेखाएं कैसी हो, कर्व के रूप में हो, वक्र के रूप में हो, उसी का नाम होता है वक्र रेखी निर्देश तंत्र। तो ये है अपनी यूनिट 1 का टॉपिक है अपने। सबसे पहले हम बात करें तो वक्र रेखी निर्देश तंत्र की बात करेंगे। वक्र रेखी निर्देश तंत्र, वक्र रेखी कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करेंगे। क्या होता है कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम? देखो भाई, समझना केवल इसको, ये है अपने पास, इसको आप लोग जानते हैं, इसको मैं x कह दूं, इसको मैं y कह दूं, इसको मैं z कह दूं। तो ये है क्या है अपने पास में एक निर्देश तंत्र है। क्या है ये? सबसे पहले तो हम बात करें तो एक तंत्र है, ये सिस्टम है जिसमें एक अक्ष है x, एक है y, एक है z है। इसमें यहां पर यदि कोई बिंदु P है तो इसके कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं कि x, y, z है। इसका मतलब ये कैसे है, निर्देशांक दिए हुए हैं, निर्देशांक अपने को पता हो गए हैं, तो इसको हम कहेंगे निर्देश तंत्र। क्या कहेंगे इसे? निर्देश तंत्र कहेंगे। अब कैसा है ये x, y, z ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्तीय निर्देशांक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र कैसा है ये? जहां पर ये तीनों पृष्ठ एक दूसरे को अभिलंबवत काटती है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु है। और इस मूल बिंदु की निर्देशांक क्या है? 0 0 0 है। और
इस P बिंदु का इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है या दूरी है उसको क्या कहते हैं, स्थिति सदिश r वेक्टर कहा जाता है। तो ये है कार्तीय निर्देश तंत्र। अपने को कैसा देखना है, वक्र रेखी। कैसा, वक्र रेखी। यदि किसी निर्देश तंत्र की तीनों पृष्ठ एक दूसरे को वक्र रेखा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, या ऐसा निर्देश तंत्र जिसकी तीनों रेखाएं वक्र के रूप में होती है, जिसकी तीनों पृष्ठ वक्र के रूप में होती है और वो तीनों एक दूसरे को काटती है, तो ऐसे निर्देश तंत्र को वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहा जाता है। इसके जो निर्देशांक होते हैं या इसकी जो अक्ष होती है, इसको U1 कहते हैं, इसको U2 कहते हैं और इसको U3 कहा जाता है। जहां पर ये तीनों काटते हैं ये मूल बिंदु है और इसमें कोई बिंदु P हो तो उसके निर्देशांक हो गए U1, U2, U3 हो गए हैं। ये इसका स्थिति सदिश है, तो ये स्थिति सदिश हो गया R वेक्टर। ये किसका फलन होगा, अब U1, U2, U3 का फलन होगा। तो ऐसा निर्देश तंत्र वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसकी तीनों रेखाएं वक्र के रूप में होती है, वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो वह निर्देश तंत्र, इसको तो मैं हटा देता हूं, इसकी अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र जिसकी तीनों पृष्ठ या रेखाएं, तीनों पृष्ठ या रेखाएं वक्र के रूप में होती है तथा ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो इस निर्देश तंत्र को, तो इस निर्देश तंत्र को वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहा जाता, निर्देश तंत्र कहा जाता, वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो ये है अपने क्या है, वक्र रेखी निर्देश तंत्र है जिसकी एक अक्ष है U1, एक है U2 और एक है U3। यदि हम कार्तीय निर्देश तंत्र की इसके साथ तुलना करें तो x बराबर U1, y बराबर U2 और z बराबर U3 है। जहां ये तीनों एक जगह काटेगी वो मूल बिंदु कहलाएगा, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते ही हैं। तो अब इसमें कोई बिंदु स्थित होगा, P बिंदु या कोई कण स्थित है, तो उसके निर्देशांक हो गए U1, U2, U3। जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में x, y, z हुआ करते हैं, वैसे ही यहाँ क्या है, U1, U2, U3 है। तो देखेंगे भाई इस निर्देश तंत्र में या इसमें U1, U2, U3 अक्ष होती है। U1, U2, U3 क्या होती है, अक्ष होती है, तथा जिस बिंदु पर ये काटती है वो इसका क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाता है। तथा जिस बिंदु पर ये तीनों काटती है वह मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अर्थात किसी बिंदु के लिए
वक्र रेखी निर्देश तंत्र में स्थित किसी बिंदु के लिए स्थिति सदिश r वेक्टर बराबर r u1 u2 u3 होगा। क्या होगा? r वेक्टर बराबर r u1 u2 u3 होगा। तो ये समझ में आ रहा है, ये क्या है? अपने वक्र रेखी निर्देश तंत्र है। अब हम देखेंगे लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। कैसा? लांबिक। देखो नाम से ही डिनोट हो रहा है लांबिक, इसका मतलब ये तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत काटती है या अभिलंबवत काटती है, तो इसी वक्र रेखी निर्देश तंत्र को लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहा जाएगा। ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर सिस्टम कहेंगे इसे। तो क्या है? लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। तो देखेंगे लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र क्या होता है। ऐसा वक्र रेखी निर्देश तंत्र जिसकी तीनों वक्र रेखाएं एक दूसरे को अभिलंबवत काटती है, तो उसे क्या कहेंगे हम? लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहेंगे। लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र आधार सदिश स्केल गुणक रेखा अवयव इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र आधार सदिश स्केल गुणक तथा रेखा अवयव किसे कहा जाता है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वक्र रेखी निर्देश तंत्र का। हमने अध्ययन कर लिया है ऐसा निर्देश तंत्र जिसकी तीनों रेखाएं कैसी हो? वक्र के रूप में हो, उसे क्या कहा जाता है? वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहा जाता है। हमें देखना है लांबिक वक्र रेखी, तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसकी तीनों वक्र रेखाएं एक दूसरे को अभिलंबवत काटती है, उसे लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो देखेंगे वह वक्र रेखी निर्देश तंत्र जिसकी तीनों वक्र रेखाएं एक दूसरे को या परस्पर को अभिलंबवत काटती है, वह वक्र रेखी निर्देश तंत्र जिसकी तीनों वक्र रेखाएं एक दूसरे को अभिलंबवत काटती है, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता। जिस बिंदु पर तीनों अभिलंबवत काटती है वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु पर तीनों रेखाएं काटती है वह मूल बिंदु कहलाता। तो उसको क्या कहेंगे हम? मूल बिंदु कहेंगे। तो ऐसी स्थिति है जैसा कि हमने अभी देखा है, इस प्रकार की स्थिति है। ये वक्र रेखाएं हैं u1 u2 u3, ये मूल बिंदु है, ये बिंदु है P, इसके निर्देशांक हो गए u1 u2 u3, ये स्थिति सदिश है R।
तो देखेंगे माना कि किसी वक्र रेखी निर्देश तंत्र में स्थित P बिंदु के निर्देशांक U1, U2, U3 एवं यथा स्थिति सदिश आर वेक्टर। अतः आर वेक्टर बराबर है आर U1, U2, U3। समीकरण नंबर 1, U1, U2, U3 तीनों का फलन कौन है? स्थिति सदिश R है, अर्थात U1 पर भी डिपेंड कर रहा है, U2 पर भी डिपेंड कर रहा है और U3 पर भी निर्भर कर रहा है। जिस प्रकार से कार्तीय निर्देश तंत्र में R बराबर R x y z होता है, उसी प्रकार वक्र रेखी निर्देश तंत्र में R बराबर U1, U2, U3 होता है। तो देखोगे U1, U2, U3 के आंशिक परिवर्तन से R के मान में भी परिवर्तन होता है, R के मान में भी परिवर्तन होता है। अतः एक साथ R U1, U2, U3 के मान में आंशिक परिवर्तन किया जाएगा तो R के मान में भी एक साथ परिवर्तन होगा, जिसको पूर्ण अवकलज कहा जाता है। अतः समीकरण 1 का पूर्ण अवकलज, ये आप आंशिक अवकलज, पूर्ण अवकलज फिजिक्स में बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर नंबर 2 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। ये उसके बारे में हमने आपको अध्ययन करा दिया है। तो ये है इसका पूर्ण अवकलज क्या होगा? डी आर वेक्टर बराबर डेल आर अपॉन डेल U1 du1 प्लस डेल आर अपॉन डेल U2 du2 प्लस डेल आर अपॉन डेल U3 du3। समीकरण नंबर 2 आ गया है। क्या आ गया है? ये समीकरण नंबर 2 अपने को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको। ये समीकरण 2 मिल गया है। देखो भाई, इस डेल आर अपॉन डेल U है, ये U1 के सापेक्ष, U2 के सापेक्ष, U3 के सापेक्ष। इस समय U1, U2 और U3 कांस्टेंट है, इस समय U1 और U3 कांस्टेंट है, इस समय U1 और U2 कांस्टेंट है, तब ये मान अपने को मिले हैं। देखो भाई, इस डेल आर अपॉन डेल U1 को, U2 को और U3 को आधार सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आधार सदिश कहा जाता है। तो देखेंगे ये जो अपने स्थिति सदिश R के मान में U1, U2, U3 के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है, उसको हम आधार सदिश बेस वेक्टर कहते हैं। तो देखो भाई, डेल R अपॉन डेल U को आधार सदिश कहा जाता, इसे B से व्यक्त किया जाता, इसे B से व्यक्त किया जाता, अर्थात
बी आई इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल यू आई। बी आई इक्वल टू क्या बोलेंगे, डेल आर अपॉन डेल यू आई। इसका मतलब है यहाँ आई बराबर कितने मान, आई बराबर 1 2 और 3 मान, एंड सो ऑन मत लगा देना। आई कितने मान है, इसका 1 मान है, 2 मान है और 3 मान है। इसका मतलब है अतः B1 बराबर डेल आर अपॉन डेल U1, B2 बराबर डेल आर अपॉन डेल U2 और B3 बराबर डेल आर अपॉन डेल U3। ये मान अपने को प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये समीकरण नंबर 3 है, या ये मान है, ये इसमें पुट कर दे। इसका मतलब अतः समीकरण 2 क्या हो गया अपने पास में, डी आर वेक्टर बराबर, इसको लिख सकते हैं हम B1 DU1 प्लस B2 DU2 प्लस B3 DU3। ये लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे B1, इसको लिखेंगे B2, इसको लिखेंगे B3, तो ये आ गया। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर बराबर BI DUI, BI DUI समेशन ऑफ I बराबर 1 से 3 हो गया ये। तो ये आ गया है अपने पास में समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। I बराबर क्या है, 1 2 और 3 है अपने पास। तो ये समीकरण नंबर 4 अपने को प्राप्त हो गया। या इस समीकरण 2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या देखो समीकरण 2 को क्या लिख सकते हैं, या समीकरण 2 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर बराबर समेशन ऑफ आई बराबर 1 से 3 डेल आर अपॉन डेल यू। इसको लिख सकता हूं मैं डेल आर अपॉन डेल यू आई, ये हो जाएगा डी यू आई। डेल आर अपॉन डेल यू आई को समीकरण नंबर 3 से क्या लिख सकते हैं, बी आई। तो डी आर समेशन ऑफ आई बराबर 1 से 3, इसको लिख सकते हैं बी आई डी यू आई। तो वही चीज आ गई है, ये समीकरण नंबर 4 ये अपने को प्राप्त हो गई। इस आधार सदिश का जो परिमाण है वो स्केल गुणक को व्यक्त करता है। तो देखोगे आधार सदिश, आधार सदिश का परिमाण, आधार सदिश का मापांक जिसको बोलते हैं परिमाण, ये क्या कहलाता है, आधार सदिश का परिमाण स्केल गुणक, स्केल गुणक कहलाता है। इसे HI से व्यक्त किया जाता है, इसे HI से व्यक्त किया जाता है। अर्थात HI इक्वल टू मॉड ऑफ BI, या इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ डेल आर अपॉन डेल UI। I बराबर है 1 2 3, I बराबर है 1 2 3। तो ये है अपने पास में क्या कहलाएगा, ये स्केल गुणक कहलाएगा। ये है अपने पास में समीकरण नंबर 5। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BI इक्वल टू HI EI कैप, HI EI कैप भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ EI कैप एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। मतलब U1 की दिशा में एकांक सदिश लिखेंगे E1 कैप, U2 की दिशा में एकांक सदिश लिखेंगे E2 कैप, और U3 की दिशा में एकांक सदिश लिखेंगे E3 कैप। इसका मतलब है
B1 इक्वल टू H1 E1 कैप, B2 इक्वल टू H2 E2 कैप और B3 इक्वल टू है S3 E3 कैप। E1 U1 की दिशा में एकांक सदिश, यहाँ E1 बराबर है U1 की दिशा में एकांक सदिश, E2 कैप है U2 की दिशा में एकांक सदिश, E3 कैप है U3 की दिशा में एकांक सदिश है। तो ये है अपने पास में, इसका मान, इसको हमने 6 नंबर दे दिया। ये समीकरण नंबर 6 का मान 5 में पुट कर दें या 4 में पुट कर दें, सॉरी 5 का या 6 का मान समीकरण कहाँ पुट कर दें, 6 में पुट कर दें, तो अपने पास क्या आएगा, डेल आर बराबर समेशन ऑफ आई बराबर 1 से 3 HI EI DUI प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है समीकरण 5 का मान या 6 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 6 का मान समीकरण 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर डी आर वेक्टर इक्वल टू समेशन ऑफ आई बराबर 1 से 3 बी आई का मान है HI EI कैप DUI, ये होगा। या हम लिख सकते हैं डी आर वेक्टर बराबर B1 DU1 प्लस B2 DU2 प्लस B3 DU3। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, H1 E1 कैप DU1 प्लस H2 E2 कैप DU2 प्लस S3 E3 कैप DU3। ये मान अपने को प्राप्त होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। किसका मान है, dr का मान। इस dr का परिमाण, इस dr का परिमाण रेखा अवयव कहलाता है। इसे ds से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब है ds बराबर मॉड ऑफ dr वेक्टर। तो इस dr का परिमाण क्या कहलाएगा, रेखा अवयव कहलाएगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम ds से व्यक्त करते हैं, अर्थात ds बराबर क्या है, मॉड ऑफ dr है। तो ये है अपने पास में आधार सदिश, स्केल गुणक तथा रेखा अवयव का मान। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। ये आगे अपने बार बार काम आने वाली स्थितियां हैं, अपने बार बार इनका नाम लेंगे। स्केल गुणक, रेखा अवयव तथा आधार सदिश क्या होता है। फिर देखेंगे हम अदिश प्रवणता। समझ में आ रहा है ये अदिश प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। अदिश प्रवणता के बारे में हम फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में अध्ययन किया है। सेम एज इट इज वैसी ही स्थितियां यहाँ है अपने पास में। हमें ये अदिश प्रवणता के बारे में अध्ययन करना है। अदिश प्रवणता, अदिश प्रवणता केवल समझना, इसको लिखना मत। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, याद आ जाएगा आपको कि ऐसा हम
ने पिछले साल पढ़ा है। ये एक पृष्ठ है S1, एक पृष्ठ है S2, एक राशि है फाई और एक है फाई प्लस डी फाई या डेल फाई, जिसको हम लिख सकते हैं डी फाई। यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है जिसका स्थिति सदिश है R वेक्टर, और यहाँ पर एक बिंदु है Q जिसका स्थिति सदिश है R प्लस डी आर वेक्टर, और इन दोनों के मध्य का जो स्थिति सदिश है वो क्या हो गया, R प्लस डी आर माइनस आर, मतलब डी आर वेक्टर। ये बिंदु है P और ये बिंदु है Q। इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो यह है n कैप। इसका मतलब है इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो क्या है, dn है। इन दोनों पृष्ठों के मध्य की लंबवत दूरी dn है। यहाँ पर एक बिंदु है R, ये कौन है, थीटा। ये कौन है, थीटा। तो देखो PQ बराबर हो गया है, PQ बराबर हो गया अपने पास में DR है। तो अदिश प्रवणता क्या होती है, किसी भी अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अदिश प्रवणता कहलाती है। अदिश प्रवणता की बात करें तो राशि भी कैसी है, अदिश प्रवणता होनी चाहिए। इसका मतलब है किसी अदिश राशि, किसी अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर, अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश प्रवणता, अदिश प्रवणता कहलाती है। अदिश प्रवणता कहलाती है। तो किसी अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, अदिश प्रवणता कहलाती है। इसे ग्रेड फाई से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे डिनोट किया जाएगा, ग्रेड फाई से व्यक्त किया जाता है। देखो भाई, मान लिया कि किसी अदिश राशि की दो पृष्ठ है S1 और S2। ये क्या है, पृष्ठ, और ये है पृष्ठ S2। माना कि किसी अदिश राशि फाइव है, फाई प्लस डी फाई की दो पृष्ठ क्रमशः S1 व S2 है, जिनमें दो बिंदु P व Q स्थित हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R व R प्लस डी आर वेक्टर है। R व R प्लस डी आर वेक्टर है, तथा इन दोनों पृष्ठों के मध्य की लंबवत दूरी dn है। अतः PQ के सापेक्ष परिवर्तन, अतः PQ बराबर क्या हो जाएगा, OQ माइनस OP। PQ बराबर R प्लस डी आर माइनस R बराबर डी आर।
ऐसा ही है। पी क्यू बराबर क्या हो गया, डी आर मान अपने को प्राप्त हो गया। अपन बात करें इस दोनों पृष्ठों के सापेक्ष, पी आर के सापेक्ष, देखो जब पी को आगे बढ़ाया जाता है तो S2 पृष्ठ में एक बिंदु R प्राप्त होता है। अतः अदिश राशि फाई में PR के सापेक्ष परिवर्तन की दर मतलब डी फाई अपॉन डी एन क्या कहलाएगी, परिवर्तन की दर डी फाई अपॉन डी एन अदिश प्रवणता कहलाती है। अर्थात ग्रेड फाई बराबर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप, क्या लिखें, ग्रेड फाई बराबर है डी फाई अपॉन डी एन एन कैप, दोनों ओर डी आर से डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या कर दिया जाए, डी आर के सापेक्ष दोनों को डॉट गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, किससे गुणा कर रहे हैं, डी आर से, दोनों ओर इस डी आर से दोनों ओर। ग्रेड फाई को डेल फाई भी लिखते हैं गणितीय रूप में, दोनों ओर डी आर से अदिश गुणा करने पर डॉट प्रोडक्ट ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर। एन कैप डॉट डी आर को एन कैप डी आर कॉस थीटा लिखा जा सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डी आर कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी एन डी आर कॉस थीटा। त्रिभुज है अपने पास में, त्रिभुज आर पी क्यू से डी आर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, डी एन होगा। त्रिभुज आर पी क्यू से कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। इसका आधार क्या होगा भाई, ये इसका आधार है कौन, पी आर, और कर्ण कौन है, पी क्यू। तो कॉस थीटा बराबर हो गया डी एन अपॉन डी आर। इसका मतलब है डी एन डी आर कॉस थीटा बराबर डी एन। तो ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर डी फाई अपॉन डी एन इंटू डी एन से डी एन कैंसिल बराबर क्या आ गया, डी फाई आ गया। तो अपने पास आ गया डी फाई बराबर ग्रेड फाई डॉट डी आर। इस ग्रेड फाई को गणितीय रूप में डेल फाई भी लिखते हैं। गणितीय रूप में ग्रेड को डेल लिखा जाता, अर्थात डी फाई बराबर डेल फाई डॉट डी आर। समीकरण नंबर दे दिया इसको हमने, 1 दे दिया। तो ये अपने पास में प्राप्त हो गया है ग्रेड फाई या डेल फाई बराबर डेल फाई डॉट डी आर, या हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ऐसा
कंफ्यूज मत होना, ये केवल ऑप्शन है, इसको समीकरण नंबर 1 हमने दे दिया है। तो ये भी है अपने पास में, ये आ गया। तो ऐसे लिखें और चाहे इसको इस प्रकार से लिखें, ये मान अपने को प्राप्त हो गया है। अब देखेंगे हम कि इसका मान है वो डेल फाई ग्रेड फाई का मान कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए हम इस डेल फाई को G1 E1 कैप के रूप में और dr का मान आप लोग जानते हैं r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप के रूप में ज्ञात किया जाता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।